एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 249 एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, यहाँ पे अपना जान बूडो यानी जो फेंग युआन का क्लोन था, उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी थी। और जो उसका सिटी लॉर्ड था, फादर या मास्टर कुछ भी कह लो उसको, वो बंदा भी एकदम प्राउड नज़रों से अपने जान बूडो यानी फेंग युआन को देख रहा था, फेंग युआन के क्लोन को। और ये लास्ट एपिसोड में ऐसा हमने देखा था। स्टार्ट करते अपना न्यू एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। इसी के साथ सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है क्रेज डिमन केव के अंदर, 8 लेयर, 8वें लेयर के अंदर। ये लेयर फेंगयुआन की एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा बहुत बड़ी थी, यानी बहुत दूर तक बहुत फैली हुई थी। वेनरेबल दाव फील्ड का पता चलने के बाद से काफ़ी टाइम वो सर्च करता रहा कि उसे कुछ मिल जाए, ये वाला ऐसा कोई मिस्टी वर्ल्ड मिल जाए जहाँ पे वेनरेबल की दाव फील्ड लगी हो, वो टूटा ना हो। पर कोई डायरेक्ट रिजल्ट तो मिला नहीं था। उसने कई वर्ल्ड्स यहाँ पे बर्थ डिस्ट्रक्शन देखा था, कुछ बड़े वर्ल्ड्स में एंटर भी करा था, पर वेनरेबल की दाव फील्ड उसे मिली नहीं थी। फिर भी उसको गेन्स तो हुए थे, 8 लेयर की अंडरस्टैंडिंग डीपन हो गई थी। फेंगयुआन सोच में कहता है, इस वॉइड में डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ना कोई अप है ना कोई डाउन है, ना कोई लेफ्ट है ना कोई राइट है। एक तरीके से फिनाइट है, एकदम इन्फिनाइट होता है ना, वैसे इन्फिनाइट भी बोल सकते हो। ओरिजिनली सिर्फ केव थी, लिमिटलेस डीमन वनरेबल ने इसे बाउंडलेस एरिया बना डाला। और हो सकता है कि मैं बस एक स्मॉल सर्कल में ही घूम रहा हूँ, यहाँ के अरेंजमेंट समझे बिना दावफील्ड शायद मिलेगी नहीं। उसने गेस किया कि यहाँ टारगेट ढूंढने के लिए पैंथम पाथ अटेंडमेंट बढ़ाना पड़ेगा। पैंथम पाथ रूल पाथ की एक सब ब्रांच होती है, माइनर पाथ है, पर अचीवमेंट इसकी बड़ी स्ट्रांग थी। कोर आइडिया था कि इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, जिससे हिट नहीं कर रहा, मतलब हिट नहीं कर सकते, वो लूज करेगा। यानी देखो, अगर पैंथम पाथ उसका बढ़िया हो गया, तो ये जो अगर उसके आसपास ऐसा हो सकता है कोई इल्यूजन है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पा रहा, अप एंड डाउन या लेफ्ट राइट जहाँ भी जाए वो एक ही जगह पे गोल गोल चक्कर लगाया जा रहा है, कोई अरेंजमेंट होगा ना डीमन वनरेबल का अपने लिमिटलेस का। तो फेंगयुआन सोच रहा है कि पैंथम पाथ अगर इतना बढ़िया कर दिया जाए, इतना आगे बढ़ा दिया जाए, इतना अटेनमेंट हाई हो जाए, तो मैं इस इल्यूजन को तोड़ के रियलिटी में जा सकता हूँ, रियलिटी को हिट कर सकता हूँ। और विदाउट हिट करे मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। बाहर मीन्स कि इस इल्यूजन को तोड़ के मिस्टी वर्ल्ड जो कि दाव वाला है, दाव फील्ड वाला, वेनरेबल की दाव फील्ड वाला, वो नहीं ढूंढ पाऊंगा। अब देखते हैं टर्निंग पैंथम। इसका सिग्नेचर मेथड था हेवन ओवरसीइंग टावर। जब पैंथम बनता था, ड्रीम पाथ के अलावा कोई भी डैमेज नहीं कर सकता था। पैंथम पाथ की सुप्रीम प्रोफाउंडिटीज भी हैं, जैसे सोल पाथ का 100 मिलियन डेसोलेट सोल, ट्रांसफॉर्मेशन पाथ का मैरिड बीन एसिमिलेशन। हेवली कोर्ट मेंबर अपनी इमॉर्टल प्राइमेसी डोनेट करते हैं और बाहर जाते वक्त उन्हें पेंथम प्राइमेसी मिलता है, ये भी एक पेंथम पाथ का प्रोफाउंडिटी है। अब जो वॉइड फेंगयुआन देख रहा था, ये भी एक तरीके का पेंथम पाथ की सुप्रीम प्रोफाउंडिटी थी। पेंथम पाथ सम ब्रांच है, पर एडवांसमेंट रूल पाथ की ट्रू मीनिंग है। फेंगयुआन रूल पाथ का ग्रेट ग्रैंड मास्टर भी है, फिर भी ये वॉइड फुली कंप्रीहेंड करने में उसे गैप लग रहा था, क्योंकि वो पेंथम पाथ में कमजोर था। रूल पाथ में भले उसका ज़्यादा है, डायरेक्ट ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था। तो उसने दूसरा एंगल ट्राई करा, उसने कुकिंग लक पॉट एक्टिवेट करा, लक को बूस्ट से ब्रेक थ्रू का चांस बढ़ाना चाहता था। पॉट का लेवल उसका लो था, मेन बॉडी लक फुली चेंज नहीं कर सकता था, पर पार्शल तो कर सकता था, यानी लक कनेक्ट कर सकता था किसी बढ़िया इंसान से, जिससे उसका लक भी बढ़िया हो जाए। कुकिंग लक पॉट से लक एडजस्ट करना फास्ट था, उसने तुरंत ही ये यूज़ करा। फिर क्लोन्स की लक को इंस्पेक्ट करा, टाइम पाथ क्लोन था, एक तरीके से मिनिएचर रिवर ऑफ टाइम जैसी लक थी उसकी। स्मूथ फ्लो था, पर सरफेस पर ब्लैक क्यूआई जम रहा था, और डार्क लक, बेकार लक जो होता है ब्लैक क्यूआई। ड्रीम पाथ का जो क्लोन था, सबसे छोटी लक इसकी थी, सिर्फ रैंक 5 गो मास्टर था, और एक तरीके से प्राइमेसी भी इसका सील्ड था, तो इसका भी कुछ बढ़िया नहीं था। सबसे बढ़िया यहाँ पे जो लक था ना, वो था सबसे ग्रैंड और सबसे बढ़िया वूशुआई की लक, बहुत बेहतरीन। वूशुआई की लक एक रोमिंग ड्रैगन जैसी थी, शाइनिंग स्केल के साथ, शार्प हॉर्न थे, एकदम क्लॉस के साथ थी। उसके अराउंड लाइट ब्लू वाटर हॉलो भी था। एक्सटर्नल हेल्प गू ट्राई प्लस मरफॉक का लक भी उसे मिल रहा था, क्योंकि वो एक क्लैमिटी ग्रोटो, सॉरी क्लैमिटी कह रहा हूँ, वो वाले उसके अंदर नहीं, एक ब्लेस लैंड के अंदर गू ट्राइब वाले के अंदर, अपना वूशुआई गू ट्राइब के अंदर ही तो गया है, सबको ड्रैगन मैन बना रहा है, वहाँ से अलायंस एग्रीमेंट बना लिया उसने बढ़िया वाला, तो वहाँ पे तो वहाँ लोगों की लक भी जमा कर रहा है, अपने पास इकट्ठा हो रही है, सबका लक बढ़ रहा है, सबका लक इकट्ठा हो रहा है, तो वहाँ पे उसका बढ़िया चल रहा था सीन, इसलिए इसका बढ़िया लक हो चुका था अपने वूशुआई का। ड्रैगन के मुंह से ड्रैगन पर्ल, अंदर ड्रैगन पैलेस जैसा इमेज दिख रहा था। क्लॉ में सेकंड छोटा पर्ल था, और अंदर डेंस आंट आर्मी का सिंबल था। ये जो लक था, लक पॉट के अंदर दिख रहा है कि उसके पास आंट आर्मी बन चुकी है, प्लस ड्रैगन का हॉर्न आ चुका है, और ड्रैगन पैलेस की इमेज है, क्योंकि ड्रैगन पैलेस उसके पास एक पावरफुल चीज़ है जिससे उसका लक बढ़ा पड़ा है, और दूसरा उसके पास आंट आर्मी है, इससे भी उसका लक बढ़ा पड़ा था। सेकंड बिगेस्ट था यहाँ पे, सेकंड नंबर पर फेंग डी चैंग का क्लोन, जो कि फेंग क्लैन का बंदा था। उसकी लक जाइंट ट्री जैसी थी,
क्राउन डिवाइन बिन पैलेस शेप था उसका, क्योंकि उसके बाद डिवाइन बिन पैलेस था इसलिए उसका लक बढ़ गया था। रूट्स ग्राउंड से बाहर निकली हुई थी, फैंग क्लैन से डीप और एक तरीके से अनब्रेकेबल ट्राइस था। जान बूडू और ली शाओबाई की उसकी लक भी उसने देखी थी। जान बूडू की जो लक थी फ्लाइंग ईगल जैसी स्ट्रांग थी, अभी रैंक 6 को इमॉर्टल बना था। और जो ली शाओबाई था, फ्लूम एक तरीके से ब्लूमिंग फ्लावर जैसी लक थी, स्टीम से नेक्टर लेयर निकल रही थी और रिसेंट कल्टीवेशन गेन हुआ था इस वजह से शायद निकल रही थी। नेक्टर मीन्स होता है जो शहद से मक्खियाँ चूसती है ना उस शहद को, या जो भी चीज़ होती है जो, अरे यार जो भी रस होता है, फ्लावर से जो रस चूसती हैं उसको नेक्टर कहते हैं, फिर वो शहद वहद जो भी बन जाता है। फ्लावर के बाहर व्हाइट बटरफ्लाई थी और कोल्ड वाइंड ब्लो करती हुई आ रही थी और फ्लावर की तरफ आ रही थी। फेंगयुआन एक अजीब के लुक के साथ सोचते हुए कहता है, बटरफ्लाई मीन्स फीमेल का साइन, नेक्टर कलेक्ट करेगी मीन्स कोल्ड वाइंड ला रही है अपने साथ नेक्टर कलेक्ट करने के लिए। लगता है ये फ्लावर के लिए हार्मफुल है, बट बटरफ्लाई फ्लावर से बड़ी है, कोल्ड वाइन ला रही है, लार्ज ट्रेंड कुछ आने वाला है। मेन यहाँ पे फैक्टर है बट पड़ रहा है बटरफ्लाई का नहीं, सिर्फ बैगनिंग का सिग्नल है, यानी कुछ स्टार्ट होने वाला है। फेंगयुआन आगे सोच में कहता है, ली शाओबाई का प्रेजेंट अच्छा है, फ्यूचर थोड़ा-सा अनस्टेबल है, तभी कुछ पता नहीं है क्योंकि अभी तो एकदम सही चल रहा है, वो कोल्ड वाइन के साथ आ रही है, लेकिन जब वो फ्लावर के ऊपर बैठेगी, रस चूसेगी, फिर उसके बाद क्या होगा, उसका साइज़ तो फ्लावर से भी बड़ा है, वो बैठ भी पाएगी फ्लावर के ऊपर कि नहीं, ये सब फ्यूचर की चीज़ें थी, यानी फ्यूचर अनस्टेबल था। अगर कोल्ड वाइन आया तो फ्लावर एकदम से भाई खराब हो जाएगा, पर बटरफ्लाई क्लोज का मतलब था एक फॉर्च्यूनस एनकाउंटर भी आएगा क्योंकि बटरफ्लाई धीरे-धीरे फ्लावर के पास आ रही है। फ्लावर क्या है? एक फॉर्च्यूनस एनकाउंटर है। अब वो एनकाउंटर हेल्प करेगा या बेकार कर देगा सब ये तो नहीं पता। ली शाओबाई क्लोन अभी प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रो टू हेवन कैप्चर करने का ट्राई में था। अगर तुम ली शाओबाई को भूल चुके हो तो मैं बता देता हूँ, ये वही वाला है। वो वाला ग्रो टू हेवन नहीं था जिसके अंदर लिटरेचर भरा पड़ा है, जहाँ पे मतलब वो शायरी कह रहा हूँ गलती से, वो क्या कहते हैं यार उसे, कविताएँ सुनाते हैं, खतरनाक-खतरनाक पोएम सुनाते हैं और जिसकी पोएम बढ़िया होती है उसको मतलब नॉलेज मिलता है, उसको टीचर ट्रेन करते हैं आगे जाके, वो नॉलेज वाला है। वो पोएम्स वाला एक तरीके से ग्रो टू हेवन है, तो उसके अंदर अपना ली शाओबाई है। जो कि फेंगयुआन का क्लोन है, उसकी लक भी ठीक-ठाक थी और उसका एक टीचर भी आ चुका था अगर तुम्हें याद हो तो, उसी की बात कर रहा था। पर वहाँ रैंक 8 को इमॉर्टल गार्ड कर रहा था तो फेंगयुआन खुद अंदर जा नहीं सकता। बीस्ट कैलेमिटी ग्रो टू हेवन जैसा ईज़ी नहीं है वो ग्रो टू हेवन, वो बहुत मुश्किल था। फेंगयुआन ओपनली पावर यूज़ नहीं कर सकता उस ग्रो टू हेवन के अंदर, प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रो टू हेवन के अंदर। वहाँ पे ली शाओबाई है तो उसे ही काम करना पड़ेगा। बस फेंगयुआन यहाँ से उसकी लक बढ़ा सकता है, लेकिन उसकी लक को अपने से कनेक्ट करके ये नहीं करना चाहेगा क्योंकि इसकी लक कमज़ोर थी। सबसे बढ़िया लक चल रही है वू शुआई की और सेकंड नंबर पे फेंग डीचेंग की। और दोनों की लक क्यों सबसे बढ़िया है? फेंग डीचेंग की इसलिए सबसे बढ़िया है क्योंकि वहाँ पे भाई डिवाइन पैलेस आ चुका है, और वू शुआई की लक इसलिए बढ़िया है क्योंकि उसके पास ड्रैगन पैलेस भी है प्लस आंट आर्मी भी है। बीस्ट कैलेमिटी ग्रो टू हेवन के अंदर फेंगयुआन फ्रीली कोई भी स्ट्रैटेजीज यूज कर सकता था, मैनिपुलेशन कर सकता था, पर जो प्रोफाउंड लिटरेचर गो टू हेवन था उसके हाथ एकदम बंधे हुए थे भाई। वहां पर मैक्सिमम बेनिफिट के लिए उसको अपने से ज्यादा मेथड यूज नहीं कर सकता था, अपने वाली मेथड यूज नहीं कर सकता, उसका क्लोन जहाँ पे कुछ करे तो ठीक है। इसलिए लक सपोर्ट ही मेन हेल्प थी वहां पे। बस ली शाओबाई की लक बढ़ा दो तो वही उसकी हेल्प हो सकती है, अदरवाइज कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। फेंगयुआन ने कुकिंग लक पॉट यूज करके ली शाओबाई की लक को मॉडिफाई करा, थोड़ी देर बाद उसकी फ्लावर लक रेड से पीच ब्लॉसम जैसी हो गई और पीच ब्लॉसम लक बन गई। ये रैंडम चेंज नहीं था, रूल फॉलो करता था। पीच ब्लॉसम लक बटरफ्लाई साइन के साथ परफेक्ट मतलब साइन का हो गई थी, मिक्स हो गई थी, जिससे इफेक्ट डबल हो जाएगा। अगर कोई भी फॉर्च्यूनस एनकाउंटर होने वाला है ली शाओबाई के साथ तो वो बहुत बढ़िया वाला हो जाएगा। फेंगयुआन आगे सोच में कहता है, अब सब कुछ डिपेंड करता है क्लोन के ऊपर, चांस पकड़ पाता है या नहीं पकड़ पाता वो क्लोन। अब वो आगे मूव करता रहा। लक सिर्फ एक वेरिएबल होता है, रियल चांस आने पर एबिलिटी मैटर करती है। ये मैं भी सोचता था पहले, रियल लाइफ में पता है यही चीज़ होती है। लक ये नहीं होता, लक का अगर मैं तुम्हें एग्ज़ाम्पल दूँ तो ऐसा होता है, मान लो तुम्हें ना स्किल आती है, तुम्हें आती है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, अगर मान लो तुम्हें पेंटिंग की स्किल आती है और तुम 4 लोगों के साथ खड़े हो और 4 लोगों के साथ कहीं जा रहे थे, खड़े थे और वहाँ पे तुम्हें कहीं पोस्टर दिख गया कि पेंटिंग वाले बंदे को 1 लाख का प्राइज़ मिल रहा है। तो यहाँ पे ये नहीं था, ये तुम्हारा लक ठीक था, लक मानते हैं, मगर लक की जगह पे स्किल भी तो देखो। अगर तुम्हें पेंटिंग नहीं आती तो तुम बाकी के 3 दोस्तों की तरह ही तो होते। लक मानता हूँ, तुम एक्सप्लोर करे तो तुम्हें लक तुम्हारा सही चला, तो तुम्हें वो चीज़ दिख गई कि पेंटिंग वाले बंदों को चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन तुम्हारे पास स्किल भी तो थी, तभी तो तुमने उस लक वाली अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब कर पाए, तो इसे लक कहा जाता है। ये नहीं होता कि किस्मत के भरोसे बैठे हो तो सब कुछ हो जाएगा। तुम अपनी तरफ से सारी चीज़ें करके रख दो और उसके बाद बस वेट करो लक का।
क्योंकि तुम्हारे पास स्किल आ चुकी है, तुमने अपनी तरफ से सारे काम कर दिए, अब उसके बाद तुम्हारा लक चलता है कि नहीं वो देखा जाएगा। उस टाइम पे तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होगा, कोई भी चीज़ फ़र्क नहीं करेगी, बस तुम्हें वेट करना होगा। आगे देखते हैं, लक सिर्फ़ वेरिएबल होता है। तभी उसने एक जायंट फ्लोटिंग फिश देखी, वॉइड में ना स्विम कर रही थी, मूवमेंट स्लो दिखती है पर एक्चुअली बहुत फ़ास्ट थी। फेंगियो सोच में कहता है, ये शायद सेज डिसाइपल है। ये जायंट जो भी चीज़ थी ये पता नहीं क्या है, फिश स्विम कर रही है, व्हेल जैसी है ये। वो चेस करता है। ग्रे जायंट फिश गोल्डन फिश जैसी थी, फेंगयुआन को देखते ही झुक गई। लिटिल फ्लावर यहाँ पे कहती है, येलो अर्थ सेज की डिसाइपल लिटिल फ्लावर सेज को रिस्पेक्ट देती है। व्हाइट सॉरी व्हेल साइज बॉडी थी इसकी, पर यंग गर्ल की इसकी वॉइस थी, यानी व्हेल थी लेकिन इसकी यंग गर्ल वाली वॉइस थी। फेंगयुआन कहता है, अच्छा मैं येलो अर्थ दाओ फील्ड ढूंढ रहा हूँ, रास्ता दिखाओ तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। फिश ने हेड शेक करा। यहाँ पे लिटिल फ्लावर फिश या व्हेल जो भी कह लो ये कहती है, मैं हेल्प नहीं कर सकती, लोकेशन नहीं पता, मैं ट्रेनिंग के लिए वर्ल्ड छोड़कर आई हूँ कल्टीवेशन बैरियर ब्रेक करने। वो होप से फेंगयुआन को देख रही थी और एलाइटमेंट चाह रही थी कि फेंगयुआन उसकी हेल्प करे। फेंगयुआन ने बिना और बात किए उससे कैप्चर किया और डायरेक्ट उसकी मेमोरी सर्च करने लग गया। फेंगयुआन सोच में कहता है, समझ गया, डाउ फील्ड परमानेंट है, पर मैं एक तरीके से कंसिस्टेंटली मूव करती रहती है, यानी इधर से उधर चेंज होती रहती है, जाती रहती है। उसने मेमोरीज में येलो अर्थ दाउ फील्ड देखा था, ह्यूज वर्ल्ड था, सविनियर इमोर्टल प्राइमेसी के लेवल का था। डेंस अर्थ पाथ के दाव मार्ग थे, बाकी पाथ के भी थे, इमोर्टल मटेरियल थे, गुवर्म थे, इमोर्टल गो थे, सब कुछ वहां पे था। ह्यूमंस नहीं थे और काउंटलेस बींग्स थे, ट्रेजर लैंड था। और फेंगयुआन भी थोड़ा-सा एकदम हिल गया कि भाई यहाँ पे तो बढ़िया-बढ़िया चीज़ें हैं। ह्यूमन्स को छोड़कर यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। फेंगयुआन आगे सोच में कहता है, अगर ये दाव फील्ड एक तरीके से मैं डिवॉर कर लूँ, अपने में एब्ज़ॉर्ब कर लूँ, तो एसेट्स जो मेरे पास बचे हैं, जो भी मेरे पास एसेट्स हैं, वो सारे 3 गुना, 4 गुना बढ़ जाएँगे। एसेट्स मीन्स काम की चीज़ है, बढ़िया वाली चीज़ है। वो लार्ज स्केल इमॉर्टल को डिफाइन कर रहा था, रिसोर्स ऑलमोस्ट खत्म लेवल पर थे। ये दाव फील्ड मिल गया ना तो इंस्टेंट रिफिल हो जाएगा, पर रीच करना बहुत हार्ड था। येलो अर्थ दाव फील्ड के बींग्स के पास सोल्स होती हैं और पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वल्नरेबल ने सबको गू कल्टीवेशन मेथड दिए थे। ज्यादा बींग्स गू मास्टर थे, कुछ गू इमॉर्टल भी थे और कुछ तो एलीट गू इमॉर्टल्स भी थे। एलीट गू इमॉर्टल ट्रेनिंग के लिए वॉइड छोड़कर बैरियर से बाहर निकल गए थे। बाहर जाके वापस पाथ नहीं मिलता उनका, एक बार बाहर निकल गए तो कभी वापस नहीं आ पाते। पर जब ब्रेक थ्रू हो जाता है, दाव फील्ड खुद अपीयर हो जाता है उनके सामने, वो रिटर्न कर जाते हैं। ये पैटर्न मेमोरीज में क्लियर था, यानी बंदा बाहर जाएगा और एक इलाइटमेंट पाएगा, एक बढ़िया सा ब्रेक थ्रू पाएगा और जैसे ही उसे ब्रेक थ्रू मिलेगा तो अपने आप ही जो उसकी फील्ड थी जहाँ से वो निकला था, वो वहीं पे पहुंच जाएगा, दिख जाएगी उसको, वो जा सकता है। ये जाइंट ग्रे फिश रैंक 7 को इमॉर्टल थी, एलीट थी ये। फेंगयुआ ने डिड्यूस किया और सोचा, दाव फील्ड खुद रिस्पॉन्स करता है, इंटरवल में एलीट्स बाहर जाते हैं, ब्रेक थ्रू पर दाव फील्ड उन्हें वापस पिक कर लेता है। अरेंजमेंट क्यों है ये ऐसा? आंसर मेमोरी में था, दाव फील्ड के बीच वॉर्स होते हैं, उनके एक तरीके से नरिश्ड बीइंग्स एक दूसरे पर इन्वेड करते हैं, यानी एक दूसरे पर अटैक करना। यहाँ पे भी एक लाइफ की तरह चीजें चल रही थी, अटैक अटैक वाला सीन। फेंगयुआन आगे सोच में कहता है, वेनरेबल्स ने ये सिस्टम पर्पस से बनाया होगा, पर इन्होंने ये सिस्टम बनाया क्योंकि वो एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। ये एकदम देशों की तरह सीन हो रहा है कि दो देश बट गए हैं और दोनों एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। और अटैक करने से पहले जो एलीट सोल्जर होते हैं वो बाहर जाके ट्रेनिंग करते हैं और जैसे उनकी ब्रेक थ्रू या इलाइटमेंट मिलती है तो वो वापस आ जाते हैं अपनी फील्ड के अंदर और वापस अपने देश में आके दूसरे देश पे अटैक करते हैं, पावरफुल होके आते हैं। ये मतलब ये क्यों हो रहा था? ये वेनेबल ने तो बनाया अरेंजमेंट, लेकिन इसका पर्पस क्या था? गोल क्या था? आंसर तब मिलेगा जब दाव फील्ड में एंटर करेगा फेंगयुआन। फेंगयुआन ने फिश को देखा और स्माइल किया। फेंगयुआन कहता है, तुम इलाइटमेंट चाहते थे ना? मुझसे मिलना तुम्हारी किस्मत थी। लिटिल फ्लावर का जो बॉडी था एकदम से ट्रम्बल हुआ, वो डर सी गई, समझ गई कि ये सेज ना बहुत खतरनाक वाला सेज है, मतलब रूथलेस वाला सेज है। येलो अर्थ सेज जैसा नहीं है, अच्छा नहीं है ये। फेंगियन कहता है, तुम चुप रहो, तुम्हारा बैरियर मुझे पता है। वो सिंपल वर्ड्स में गाइड करने लगा। फिर यहाँ पे ग्रेजुअली थोड़ी सी शांत हो गई, उसकी बातों में वो डूब सी गई, पर ब्रेक थ्रू उसे नहीं मिला। फेंगियन इसका ब्रेक थ्रू दिलवाकर इसके साथ जाना चाहता था। फेंगियन एक अजीब के लुक के साथ उसको पेशेंटली एक्सप्लेन करता रहा कि देखो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब वो होता है, गाइडेंस दे रहा था ताकि इसका ब्रेक थ्रू मिले इसको और फिर भाई जा पाऊँ इसके साथ। उसका एम था कि फिश का बैरियर तोड़ना ताकि येलो अर्थ दाव फील्ड का रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाए और फिर इससे ये होगा कि फेंगयुआन के सामने वो मतलब फील्ड आ जाएगी, वो वर्ल्ड आ जाएगा और ये फिश वहाँ तो जा पाए ना जा पाए उसका तो छोड़ो, फेंगयुआन तो घुस ही जाएगा वहाँ पे। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे सीन शिफ्ट हो चुका है। सीन दिखाया जाता है प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन के अंदर। एक 5 डक वॉरशिप ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए बड़े से रिवर पर मूव कर रही थी। सू क्यू हान रिवर को देखते हुए बोली,
सो क्यू हान होगी। तो ये कहती है, ये जेड रिवर पूरी लैंड को क्रॉस करती है, लोगों के रेड जेड हर्ड को रिफ्लेक्ट करती है। सोचना मुश्किल है कि एम्परर गु वेन ने सिर्फ सीट मतलब एक तरीके से सॉरी सीट कर रहा हूँ 7 साल की एज में ये लाइन कैसे लिखी थी। ये लाइन इस रिवर के ऊपर लिखी गई थी और ये लाइन बड़ी खतरनाक और डीप लाइन थी जिसको ये सोच सोच के सोच रही थी। वो इंपीरियल मिनिस्टर की बेटी थी, ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल, कल्चर्ड और टॉप लिटरेचर टैलेंट था इसका। तो यहाँ पे उसकी मेड भी थी, तो उसकी मेड ने कहा, यंग मिस, हवा तेज हो रही है यार, आपको ठंड लग जाएगी, ये क्या बकवास करे जा रही हो आप बाहर, मतलब चलिए ना रूम के अंदर चलते हैं। सो क्यूआई हान भाई अब देख रही थी उसको, तो मेड कहती है, यंग मिस, क्या जर्नी की आपको टेंशन हो रही है जो आप बाहर खड़े होके देख रही हो वॉरशिप से? वो थीफ आप हरा चुकी हो, थीफ को आप हरा चुकी हो। 10 ग्रेट स्कॉलर्स में से 8 सिलेक्ट हो चुके हैं, बाकी के 2 तो कैजुअली ले लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो क्यूआई हान कहती है, तुम नहीं समझोगी यार, ये सिलेक्शन सिर्फ एक तरीके से एडिक्ट नहीं है, सू क्लैन का फ्यूचर है, इसको सीरियस लेना पड़ेगा, मैं इसके बारे में ही सोच रही हूँ। मेड ने कहा, लॉ नहीं समझती क्या आप? पर मेडिसिन पीनी होगी आपको। छोड़िए ना, आप चलिए अपना अंदर चलिए, मेडिसिन पिए। तो सू क्योहन कहती है, हर्बल मेडिसिन मेरी इंजरी पर यूजलेस है यार, एक तरीके से सिर्फ सेल्फ कंफर्ट देती है मुझे, बस नाम की मेडिसिन है मेरे को कंफर्ट देने के लिए, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं है। मेड ने कहा, कोल्ड वीकनेस बचपन से ही है, ठीक है, मेडिसिन नहीं पी तो लंग्स डैमेज तो होंगे ही एटलीस्ट ना, तो पीनी तो होगी एटलीस्ट, कुछ तो सही कुछ तो रहेगा। तो सुक्योहान कहते ठीक है यार, लाओ भाई लाओ पी ले। फिर वो बाउल लेके आई अपनी मेड। तभी एक वाइल्ड सी लाउड हंसने की आवाज आई। एक आदमी पानी से कूद कर डेक पर आ गया, यानी मतलब नीचे होगा, वो पानी के रिवर में होगा, वहां से एकदम जंप मारी बंदे ने और सीधा वॉरशिप के ऊपर कूद के आ गया। गार्ड्स एकदम चिल्लाने लग गए, अरे वो थीफ वापस आ गया, ये चोर वापस आ गया। एक फाइट हुई यहाँ पे, फाइट खतरनाक वाली, गार्ड्स यहाँ पे सारे गिर गए। सु क्यूआईहन आगे आई और कहा, तुम लोग रिट्रीट करो, पीछे हट जाओ। वो आदमी बहुत गंदा सा दिखता था, बल्की सा था और ब्लूइश ब्लैक स्किन थी, शार्क स्किन गो इफेक्ट था उसके ऊपर। शार्क बैंडेड कहता है, मिस सू। सू क्योहन कहती है, शार्क बैंडेड, लास्ट टाइम तुम हार गए थे मेरे से, फिर भी यहाँ पे आ गए। शार्क बैंडेड कहता है, तब की बात अलग थी मिस, मेडिसिन पीने के बाद कैसा फील हो रहा है? बॉडी में नाजुकपन आया, नमनेस फील हुई, चक्कर आ रहे हैं आपको? तो सू क्यूआईहन एकदम शॉक हो गई। उसने बोला, एक मिनट, मेडिसिन मेडिसिन? वो मेड की तरफ देखती है। मेड कहती है, इम्पॉसिबल, मेडिसिन मेरी नज़र में ही थी, मैंने अपने हाथों से इसको लेके आई हूँ, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। तब एक और आदमी भाई वहां से क्रॉस करके आगे आया उसके साइड से ही। सू क्यूआईहन कहती है, मेडिसिन डीमन, तुम अभी तक जिंदा हो? मेडिसिन डीमन बहुत यंग था पर ओल्ड दिखता था। पॉइजन पाथ का ब्लैकलिस्ट था, इस वजह से बैकलिस्ट की वजह से ऐसा हो गया था। मेडिसिन डीमन कहता है, तुम्हारे कजिन की वजह से मरने वाला हूँ, पर मरने से पहले तुम्हें पा लिया तो वर्थ इट होगा। सू क्यूआन कहती है, क्या 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 तुमने मुझे ड्रग दिया मेडिसिन में मिला के? मेडिसिन डीमन कहता है, सजेशन एक तरीके से एप्रोडेसिक है, सबसे मतलब एक तरीके से ना सबसे चेस्ट गर्ल भी लर्ड बन जाएगी। मतलब ये वर्ड यार, इस वर्ड को अगर समझाना चाहूँ तो वो वाला, अरे होता नहीं है, हर हर किसी के अंदर होता है, वो वाला नहीं होता। एक ऐसा स्पेल दे दो, वाइग्रा की तरह काम करता है ये बेसिकली, और कुछ नहीं। तो मैं ऐसा बना देगा कि तुम्हारे अंदर थोड़ा से अरमान जाग जाएँगे तुम्हारे, और फिर ये सब हो जाएगा, फिर समझ जाओ यार, तुम्हें अजीब-सा फ़ील होगा वो वाला फ़ीलिंग। शार्क बैंडिट अटैक करता है और एक्सप्लोज़न होता है, सू क्योहान पीछे हट जाती है। मेड आगे उसे बचाने आती है और कहती है, यंग मिस भागो, मैं इसको जैसे-तैसे रोकती हूँ। सू क्योहान यहाँ पे हेजिटेट करती है। मेड फॉरबिडेन टेक्नीक एक्टिवेट करती है, पावर एकदम उसकी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसकी वजह से उसकी डेथ तो कन्फर्म थी। मेड कहती है, बस मिस यहाँ से चली जाओ, मैं इसको थोड़ी देर तो रोक ही लूँगी। सू क्योहान रोती हुई पानी में एकदम कूद के भाग जाती है। सू क्योहान कहती है, शार्क बैंडिट, मेडिसिन डीमन, मैं कभी माफ नहीं करूँगी तुम लोगों को। इंपीरियल कोर्ट तुम्हारी 9 जनरेशन तक को मार डालेगा। ध्यान रखूँगी, मैं जा रही हूँ। उसने अपनी मेड को सैक्रिफाइस कर दिया। सैक्रिफाइस क्या करा? मेड ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर लिया है, क्योंकि जैसे ही अभी अपना अपना एक फॉरबिडन टेक्निक यूज़ करा है इसने, कुछ मिनट तक इसकी पावर बढ़ जाएगी, ये रोक लेगी, लेकिन जैसे ही कुछ मिनट खत्म होंगे मर जाएगी अपनी मेड। और ये बंदी तो भाग गई है, ये कूद गई है वॉरशिप से नीचे। अब देखते हैं, रिवर के पास पवेलियन था, 2 लोग ली शाओबाई और टीचर जियांग थे। टीचर जियांग बोला, आओ एक पोयम लिखो और सुनाओ, तुम्हारे पास 10 स्टेप का टाइम है, ठीक है, और मुझे एक पोयम सुनाना। ली शाओबाई ने तुरंत ही 2 लाइन्स बोली, सोच कर 2 और ऐड कर दी उसके अंदर। टीचर जियांग ने हेड शेक करा और कहा, प्रोग्रेस तो हुई है, पर ग्रेट स्कॉलर पोजीशन के लिए टैलेंट अभी भी बड़ा कम लग रहा है। ली शाओबाई कहता है मतलब 10 स्टेप पोयम एम्परर गु वेन का टेस्ट है, स्कॉलर सिलेक्शन का फर्स्ट राउंड पास कर चुका हूँ, आप रिकमेंड क्यों नहीं कर रहे?
मतलब अपना फेंगयुआन का क्लोन ली शाओबाई कहना चाह रहा है कि मैंने वो स्टेज वाला राउंड तो पास कर लिया था, फर्स्ट राउंड, तो आप मुझे वहाँ पे रिकमेंड क्यों नहीं कर रहे हो? वो जो एम्परर गू वेन का जो कॉम्पिटिशन होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है, वहाँ पे मुझे भी भेज दो, बहुत टॉप-टॉप के टैलेंट आते हैं वहाँ पे। मैंने तो थोड़ा बहुत बढ़िया तो गाई थी, एटलीस्ट मैं सिलेक्ट तो हो सकता हूँ, आप मुझे वहाँ भेज क्यों नहीं रहे हो? टीचर जियांग ली शाओबाई को मुड़कर देखता है और मुस्कुराया और टीचर जियांग ने कहा, लिटिल बाई तुम पूरी सिचुएशन नहीं जानते हो। 10 ग्रेट स्कॉलर सिलेक्शन ऊपर से ग्लोरियस लगता है पर एक्चुअली फ्यूचर इंपीरियल। सॉरी यार, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, दोबारा बोलता हूँ। अपना टीचर जहाँ कहता है, लिटिल भाई तुम पूरी सिचुएशन नहीं जानते। 10 ग्रेट स्कॉलर सिलेक्शन ऊपर से तो ग्लोरियस लगता है पर एक्चुअली फ्यूचर इंपीरियल कोर्ट ऑफिसर्स को चूज करने का कंपटीशन होता है। इंपीरियल कोर्ट के ऑफिशियल को चूज करने के लिए होता है ये। ली शाओबा यहाँ पे शॉक तरीके से ऐड करता है और एक्ट करते हुए कहता है, टीचर आप इमॉर्टल एक्सेशन की बात कर रहे हो, यानी इमॉर्टल बनने का कंपटीशन उस वाली चीज़ के लिए, कि जो आगे जाके इमॉर्टल बनवा लेते हैं, इंपीरियल कोर्ट वाले से इमॉर्टल बनने में हेल्प करते हैं, उस जगह के लिए। वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। फेंग युआन का क्लोन पहले से इन्फॉर्मेशन को जानता है। फेंग युआन का हाफ हेवन फॉर्म किलर मूव गो टू हेवन को इंस्पेक्ट करता रहता था। प्रोफाउंड लिटरेचर गो टू हेवन को भी आउटसाइड से स्कैन किया जा सकता था। रैंक 8 गार्ड भी इस स्कैनिंग को रोक नहीं सकता था। यहाँ इन्फॉर्मेशन पाथ मेन पाथ हुआ करता है। तो जो गो मास्टर ग्रेट लिटरे मतलब एक तरीके से लिटरेचर वाली वर्क लिखता है या बढ़िया-बढ़िया पोएम लिखता है, लिटरेचर में बढ़िया रहता है, तो गो टू हेवन उसको रिवॉर्ड देता है। पहले यहाँ मल्टीपल गु इमॉर्टल फोर्सेस थी, फिर एम्परर गु वेन आया था। एक तरीके से खतरनाक मॉन्स्टरस टैलेंट था उसका। वो इतनी जल्दी इमॉर्टल बन गया भाई। बाकी गु इमॉर्टल उसको मतलब एक तरीके से लड़ने आ गए, मारा उस बंदे ने, कुत्ते की तरह मारा, सबको सबमिट करवा दिया, स्लेव बना लिया, ऐसा-ऐसा कांड कर दिया उसने। एम्परर गु वेन वो था बड़ा खतरनाक बंदा। इम्पीरियल कोर्ट उसने बनाया, वो पूरा ग्रोटा हेवन को रूल करा उस बंदे ने, अकेले बंदे ने रूल करा। बाद में उसने 10 ग्रेट स्कॉलर सिलेक्शन स्टार्ट करी, यानी कंपटीशन बनाया, टॉप टैलेंट चूज़ करने के लिए। इस स्कॉलर में मतलब स्कॉलर्स में से लोग पिक करके रिसोर्स देकर गो इमॉर्टल बनाया जाता है, फिर ऑफिशियल बनाया जाता है। यानी अगर मान लो तुम ये जो कंपटीशन होता है 10 ग्रेट स्कॉलर्स वाला कंपटीशन, इसके अंदर ये होता है कि तुम इसके अंदर पार्टिसिपेट करोगे और पूरे ग्रोटो हेवन के अंदर सारे लोग यहाँ पे आएँगे पार्टिसिपेट करने के लिए अलग-अलग जगह से। और ग्रोटो हेवन के अंदर देखो, ग्रोटो हेवन बहुत बड़ा होता है यार, तो बहुत बड़ी-बड़ी जगहें होती हैं। तो वहाँ से लोग आएँगे अलग-अलग स्टेट से, अलग-अलग जगह से, वहाँ से लोग आएँगे फिर कंपटीशन में भाग लेंगे। फिर वहाँ पे जो सबसे बढ़िया पोएम या लिटरेची वर्क दिखाएगा लिटरेचर वाला, तो वो ना सिलेक्ट हो जाएगा और 10 लोग सिलेक्ट होंगे और 10 में से अगर तुम्हारा नाम आ गया, तो तुम्हें फिर भाई ये जो ग्रोटो हेवन है रिवॉर्ड भी देगा, साथ में जो सिलेक्शन वाला वर्क है यहाँ से भी रिवॉर्ड मिलेगा, रिसोर्स दिया जाएगा और फिर तुम्हें इमॉर्टल बनाया जाएगा और जब तुम इमॉर्टल बन जाओगे तो तुम ऑफिशियल पर्सन बन जाओगे, एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तुम्हें। इसलिए इंपीरियल कोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग और सुपर फोर्स था यहाँ पे। और मतलब एक तरीके से ऑफिशियल बनना गो इमॉर्टल बनना बराबर है, यानी ऑफिशियल लोग ही गो इमॉर्टल होते हैं। करंट एम्परर भी गो इमॉर्टल था। रैंक 8 गार्ड जो था, जो गार्ड रोक रहा था, 3 जनरेशन पहले का रिटायर्ड एम्परर था और इमॉर्टल बनने का चांस होने की वजह से ये सिलेक्शन ब्यूटीफुल कॉन्टेक्स्ट दिखता था पर अंदर से ब्लड स्ट्रगल था। हर फोर्स कनेक्शन और ट्रिक्स यहाँ पे यूज करती थी पोजीशन ग्रैब करने के लिए। ली शाओबाई सोच में कहता है, टीचर जियांग और ग्रेट स्कॉलर शन दोनों पहले 10 ग्रेट स्कॉलर्स में से थे पर बैकग्राउंड वीक था। अभी भी रैंक 5 के पीक पर ही हैं। टीचर भी रिक्रूट नहीं हो पाए क्या? टीचर भी उसके अंदर भाग नहीं ले पाए और अगर लिया तो क्या हार गए क्या? फिर वो बंदा अपने अंदर कहता है, ली शाओबाई सोचते हुए, मेरा टैलेंट सिर्फ मिनिमम स्टैंडर्ड टच करती है। मैं टीचर जियांग का डिसाइपल हूँ, इंपीरियल कोर्ट को पसंद नहीं। और एक तरीके से क्योंकि टीचर जियांग तो फेल हो गए थे तो इंपीरियल कोर्ट उनको तो पसंद करता नहीं होगा, तो मुझे भी नहीं करेगा क्योंकि मैं उनका डिसाइपल हूँ। सिलेक्ट हुआ भी तो लो ऑफिशियल वाला मिलेगा, हैवी वर्क मिलेगा, स्लो कल्टीवेशन होगा, कोई रिसोर्स कोई बैकिंग नहीं होगी मेरे पीछे, लाइफ भर एकदम डिले रहेगा, कुछ नहीं हो पाएगा, शायद ऐसी मेरी हालत हो जाएगी। टीचर जियांग और शेन ने फ्यूचर देखकर ऑफिशियल बनना अवॉइड किया। एक ने स्कूल खोला, दूसरे ने वंडर बनाया, यानी एक्सप्लोर करा, इधर से उधर घूमा। ग्रो टू हेवन स्मॉल था, रिसोर्स लिमिटेड थे, इमॉर्टल मटेरियल मोस्टली इंपीरियल कोर्ट के कंट्रोल में ही थे। इंडिपेंडेंट लोगों के इमॉर्टल बनने का चांस ऑलमोस्ट होपलेस होता है। टीचर जियांग ने प्राइवेट में ली शाओबाई को समझाया, सिलेक्शन मेथड छोड़ दो, वो जनरली केयर करता था, यानी टीचर सच्ची वाली केयर करता है अपने ली शाओबाई की। उसे लगा ली शाओबाई वीक है, पर एक तरीके से ये जो मतलब कहना चाह रहा है कि इस भवंडर में स्ट्रगल में जो भी स्ट्रगल होगा ली शाओबाई के साथ उसमें मर मर जाएगा ली शाओबाई।
ये सोच रहा था अपना। पर ली शाओबाई सब जानता था, इमॉर्टल एक्सट्रैक्शन मेथड भी अपना बंदा जानता है, फिर भी वो एक्टिंग कर रहा था यहाँ पे। ली शाओबाई ने पहले क्वेश्चन किए, फिर रिग्रेट दिखाया, फिर फॉर्मली बोला सिलेक्शन छोड़ देगा और फ्यूचर सिलेक्शन भी नहीं करेगा। ऐसा दिखाया कि मैं कुछ नहीं करूँगा, आपकी तरह ही रहूँगा, मैं टेंशन मत लीजिए, मेरे को नहीं जाना उसके अंदर, मुझे रिकमेंड मत करिए। क्योंकि पहले इसने बोला था ना कि मुझे रिकमेंड कर दो, क्योंकि मैंने तो स्टेज पे जाके इतना बढ़िया-बढ़िया पोएम गाया था, सबको दिखाया था, तो सोच रहा था मैं भी चला जाऊँगा, लेकिन अब उसने छोड़ दिया। टीचर जियांग ने भी रिलीव्ड की साँस ली कि ठीक है भाई, मैंने भी छोड़ दिया था इसी के कारण, तू भी समझ गया है, तू सीखने लायक बंदा है। वो रिलैक्स दिल के साथ यहाँ से चला गया। ली शाओबाई रिवर साइड में घर की तरफ चला गया। ली शाओबाई सोच में कहता है, मैं खुद इमॉर्टल बन सकता हूँ, पर अगर फास्ट एक्सेशन की तो रैंक 8 गार्ड अलर्ट हो जाएगा कि मैं कैसे बन गया, इन्वेस्टिगेट करेगा और अगर उसे ज़रा-सा भी डाउट हुआ तो भाई डायरेक्ट डेथ होगी। ये प्लान के अगेंस्ट था। फेंग युआन ने सोल रिप्लेसमेंट करके ली शाओबाई क्लोन सेट किया था और एक तरीके से स्लो इन्फिल्ट्रेशन था। फ्यूचर में पूरा प्रोफाउंड लिटरेचर गो टू हेवन कंट्रोल का टारगेट था। तो अभी इतना बढ़िया उसने क्लोन नहीं कर रखा है। तो इसलिए भाई पैर ना सही-सही से कदम रखने पड़ेंगे, फूँक-फूँक के कदम रखने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि अंधाधुन चल दिया, अंधाधुन इमॉर्टल बन गए, अंधाधुन सारा काम करा, नहीं ऐसे नहीं कर सकते। ये स्मॉल मूव था पर सक्सेसफुल हुआ तो ह्यूज टाइम एनर्जी सेव होगी। बैक बैकअप प्लान भी उसका था कि फ्यूचर स्टेज में मेन बॉडी के साथ मिलकर रैंक 8 गार्ड के अगेंस्ट स्कीम करेगा, उसे फँसा देगा। ली शाओबाई सोच में कहता है, अभी वो टाइम तो नहीं आया बैकअप प्लान मेथड का। टीचर जियांग की वजह से बेस तो बना पाया हूँ, थोड़ी-सी फेम भी मुझे मिल गई है, पर एनवायरनमेंट ग्रोथ के लिए अभी भी इनफ नहीं है। ग्रेट स्कॉलर सेलेक्ट हुआ तो एक तरीके से स्प्रिंग बोर्ड मिलेगा, पर एक तरीके से बैकग्राउंड तो मेरा है नहीं, तो हो सकता है कि मुझे बैकअप मिले ना, ज़्यादा फेम मिले ना, मुझे बस साइडलाइन कर दिया जाए, एंड मेरा बुरा हो जाएगा, तो ये भी सोच नहीं सकते। यानी ग्रेट स्कॉलर कंपटीशन जो है वो फेंगयुआन जॉइन तो करना चाहता है, लेकिन बस टीचर की बैकग्राउंड की वजह से, टीचर का वो स्टूडेंट है, तो टीचर को तो इज़्ज़त मिलती नहीं, तो स्टूडेंट को भी नहीं मिलेंगी। तो इस चक्कर में अपना फेंगयुआन सोच रहा है कि करा क्या जाए यहाँ पे। इंपीरियल कोर्ट जॉइन करना बेस्ट कल्टीवेशन पाथ था। इमॉर्टल मटेरियल भी उनके पास है इंपीरियल कोर्ट के पास, बिना उनके फ्यूचर ग्रोथ तो बिल्कुल ना के बराबर होगी। ये सोचकर वो चलते-चलते अचानक यहाँ पे रुक गया। और जब अपना बंदा रुका तो भाई उसने रिवर साइड में बुश यानी झाड़ियों के पीछे एक लड़की को पड़ा देखा। वो आसपास चेक करके उसे उठाकर एक कोने पर ले आया और शॉक हो गया। वो थी शू क्यूआई हान। ली शाओबाई सोच में कहता है, अरे ये तो चांसलर सू की बेटी है। 10 ग्रेट स्कॉलर सिलेक्शन की इंचार्ज है ये लड़की तो। रैंक 6 गोई मॉडल की डॉटर है ये। स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन होनी चाहिए थी इसकी, लेकिन फिर भी ये इस हाल में कैसे आ गई? इस सिलेक्शन के हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं लगता है। इसका यहाँ पे होना मीन्स कोई खतरनाक ही एक्सीडेंट हुआ होगा। प्रोफाउंड लिटरेचर गो टू हेवन में विमेन भी इमॉर्टल और ऑफिशियल बन सकती थी। ऑल गर्ल्स स्कूल कॉमन थे। 10 ग्रेट स्कॉलर में विमेन भी इंक्लूड होती हैं। तब सू क्यूआई होश में आ गई अचानक से। सू क्यूआई कहती है, तुमने मुझे बचाया। उसकी गेज़ एकदम वार्म वाली थी, अच्छी वाली थी। ली शाओबाई सोच में कहता है, इस नज़र में कुछ गड़बड़ भी तो हो सकती है। वो सर हिलाता है और बोलने ही वाला था। सू क्यूआई ने उसके लिप्स कवर करे, उसे ज़मीन पर दबा दिया। ली शाओबाई यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो गया। उसने कहा, ये क्या कर रही हैं मैम आप? तो सू क्यूआई उसके ऊपर बैठकर जल्दी-जल्दी मतलब उसके कपड़े उतारने लग गई। ली शाओबाई घबरा गया कि अरे! मेरे कपड़े उतार ली है। तो वो कहने लग गया, मिस सू प्लीज़ कंट्रोल कीजिए, आप ये क्या कर रही हैं? सू क्यूआन रुकती है और कहती है, तुम मुझे जानते हो? ली शाओबाई कहता है, आप सिलेक्शन की हेड हो। कैसे नहीं जानता हूँगा मैं टीचर जियांग का स्टूडेंट हूँ। अभी उनसे जस्ट अलग हुआ था थोड़ी दूर, अभी उनसे अलग होके यहाँ पे आया, मैंने आपको देखा था। वो जानबूझकर टीचर जियांग का नाम लेता है सेफ्टी के लिए। सू क्यूआन रैंक 5 की पीक थी। वो उससे स्ट्रॉन्ग थी अपने टीचर से भी। मतलब टीचर जितनी स्ट्रॉन्ग होगी अपने मेन कैरेक्टर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, यानी अपने ली शाओबाई से। सू क्यूआन ने गहरी नज़र से देखा उसको, फेस पर एक अननेचुरल ब्लश था। सू क्यूआन कहती है, अब तो लेट हो चुका है, तुम्हारे टीचर यहाँ से दूर जा चुके हैं। 10 ली के एरिया में सिर्फ तुम हो और मैं हूँ। तो ली शाओबाई कहता है, आप ये क्या कहना चाह रही हो फिर? सू क्यूआन एक हल्का सा स्ट्राइक करा और एकदम से भाई बेहोशी सी हालत होने लग गई अपने मेन कैरेक्टर की, ली शाओबाई की। ये उसके प्लान का एक पार्ट नहीं था। वो स्टेबल ग्रो करना चाहता था, पर यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आ गई भाई फेंगयुआन के ऊपर, अपने ली शाओबाई के ऊपर कि क्या बोलें। सीक्रेट एक्सपोज़ हुआ तो डिज़ास्टर होता। वो रेसिस्ट करता रहा, फिर हिल भी नहीं पाया और एकदम भाई बेहोशी वाली स्टेट को फ़ील करा उसने। पहले आइसी केव जैसा कोल्ड उसे फ़ील हो रहा था, फिर एकदम रैगिंग वेव जैसा फ़ील हुआ, फिर एकदम गर्माहट जैसी मॉइस्ट जैसा रेन जैसा फ़ील हुआ, फिर वाटरफॉल जैसा एकदम ब्लास्ट हुआ और वो प्लेज़र में एकदम फेंट हो गया। हैं? वाटरफॉल जैसा ब्लास्ट? हे! ये तो छोड़ो। काफ़ी टाइम बाद वो जागा।
बॉडी वीक थी और थकी हुई थी। कपड़े उठाते हुए उसने वो केव के अंदर चला गया। भाई का हो चुका है भाई, भाई के साथ गलत हो चुका है बेसिकली, खतरनाक हो चुका है, भाई के साथ गलत हो चुका है। सुक युआहान उसके पास में कपड़े पहन रही थी। ली शाओबाई धीरे से बोला, मिस सू। सुक युआहान बिना देखे उसकी तरफ बोलती है, हमें मिले 3 दिन और 3 रात हो गए हैं। फिर वो रुककर थोड़ा-सा वॉइस को थोड़ा-सा काँपती हुई वॉइस में बोली, अब जो भी मतलब तुम्हारे और मेरे बीच हुआ है ना ये सब चीज़ें, तो इसकी ज़िम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी और मैं ज़िम्मेदारी भी लूँगी। और हाँ, सॉरी गाइज़ यार, मैं बीच-बीच में ना थोड़ा अटक के बोल रहा हूँ क्योंकि ना क्या हो रहा है ना, फ़ोन बार-बार स्विच ऑफ हो जा रहा है और बोलते-बोलते ना थोड़ा-सा दिक्कत हो जा रही है। ज़िम्मेदारी वाली लास्ट लाइन थी। अब इसी के साथ यहाँ पे सीन दोबारा से शिफ्ट हो चुका है। सीन दिखाया जाता है ईस्टर्न सी के गू ट्राइब हेडक्वार्टर्स के अंदर। ग्रैंड बैंक्वेट कई दिन पैलेस में एकदम चलता रहा था। सर्वेंट्स एकदम रोस्टेड चिकन लेके इधर से उधर ले जा रहे थे। भाई इस चैप्टर का नाम चिकन डिनर है भाई। ये नॉर्मल चिकन्स नहीं थे, डेसोलेट बीस्ट लेवल के इमॉर्टल चिकन्स थे। गू ट्राइब लीडर और वू शुआई को एशियन डेसोलेट चिकन्स मिले थे। वू शुआई ने बीस्टमैन कस्टम्स समझ लिए थे, ज़्यादा खाना, ज़्यादा पीना, बोल्ड और एक तरीके से इंडुलेंट नेचर दिखाना। अरे यार क्या कहते हैं इसको, एक्सेप्टेंस मिला तो टॉप गेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा और एक्सेप्टेंस नहीं मिला तो तुम्हें हिट दिया जाएगा। और वुश वाई को तो भाई एक्सेप्टेंस मिल चुका था क्योंकि भाई अपना देखो इतना सब चीज़ें मिल चुकी है तो एक्सेप्टेंस तो हो ही चुका है। इमॉर्टल चिकन देखकर बीस्टमैन को इमॉर्टल के मुंह में पानी सा आ गया था। नॉर्मली ये गो रिफाइनमेंट में यूज होते हैं लेकिन आज भाई लग्जरी मील बन के आए थे। हिस्ट्री में पीक एरा पर बीस्टमैन इन्हें ही कैजुअली खाया करते थे। वेस्टफुल स्टाइल लाइफस्टाइल था उनका, लग्जरी थी भाई तो वेस्टफुल तो क्या ही बोला जाए। गू ट्राइब लीडर ने माइलस्टोन साइज रोस्टेड चिकन उठाया। गू ट्राइब लीडर कहता है, लॉर्ड वुशाई देखिए इसे। उसने फूड पाथ किलर मूव एक्टिवेट करा और एक ही ग्लप में पूरा का पूरा चिकन निगल गया। फिर पेंट तुरंत ही उसका फूल सा गया पेट उसका खाने के बाद। गू ट्राइब लीडर ने कहा, हाफ डे में डाइजेस्ट हो जाएगा, तब तक लक बूस्ट है। ये हमारा फूड पाथ मूव है, चिकन डिनर। वुशवाई ने कहा, फूड पाथ से लक पाथ इफेक्ट, सर्वाइवल फोकस, राइट है ना, यही तो है ना। तो लीडर ने कहा, बिल्कुल। डेंजरस बैटल में इसी से एंसेस्टर बचे थे। वुशवाई चिकन के पीस को खाकर कहता है, अब एंस्लेमेंट पाथ किलर मूव दिखाता हूँ। अब देखते हैं वुशवाई ने अपना दिखाया एंस्लेमेंट पाथ किलर मूव दिखाता हूँ कहा। बैंक्वेट मीन्स होता है इनहेरिटेंस का एक्सचेंज करना। गू ट्राइब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन पाथ प्लस फूड पाथ की इनहेरिटेंस रखता था और वुशवाई अपना एंस्लेमेंट पाथ की इनहेरिटेंस रखता था। ड्रैगन मैन में एंस्लेमेंट पाथ दांव डिमांड बहुत ज़्यादा हाई थी, एक्सचेंज फेयर था। गू ट्राइब की इनहेरिटेंस क्वाइट यूनिक थी, ओल्डन एंटिक्विटी एसेंस था इसका। फूड पाथ स्पेशली वैल्यूबल था। फूड पाथ ओरिजिनली बीस्टमैन गू इमॉर्टल ने ही क्रिएट करा था। गू ट्राइब ने डीप सी में इसे कंप्लीट फॉर्म में डेवलप किया था। चिकन डिनर सिंपल नाम था लेकिन प्रैक्टिकल भाई इफेक्ट बड़ा खतरनाक था इसका। वुश वाई का इंस्लिमेंट पाथ मूव देखकर बीस्टमैन इमॉर्टल थोड़ा सा चीयर करने लग गए। गू ट्राइब लीडर ने फीमेल ड्रैगनमैन ग्रुप बुलाया और कहा, लॉर्ड डांस एंजॉय कीजिए। ये रिसेंटली कन्वर्टेड ड्रैगनमैन वेमेन थी। डांस वाइल्ड और एक तरीके से टेम्पटेटिंग स्टाइल वाला था, स्पेशली थोड़ा सा फ्लर्ट वाला डांस था ये। डांस के बाद वुश वाई के पास कुछ आई गई। गू ट्राइब लीडर ने कहा, आपके पास अटेंडेंट्स नहीं है, इन्हें ही एक्सेप्ट कीजिए। मतलब इन लोगों ने डांस कराया आपके लिए तो हॉनर की बात होगी हमारे लिए भी। वो शुआई हँसा, एक को अपनी तरफ भाई खींचकर अपनी भाई बिठाया अपने उस पे, छोड़ो रहने दो। फिर वो उसने बोला अपने वो शुआई ने, रिफ्यूज़ नहीं करूँगा, ड्रैगन मैन कम है, लाइनेज स्प्रेड ज़रूरी है। ये मेरी वाइफ़, बाकी सारी मेरी कोक्यूबाइन्स बनेंगी जो भी डांस के लिए आई थी। एक को उसने वाइफ़ चुन लिया था। सबने चीयर करा, अलायंस डीपेन हो चुका था। बैंक्वेट के बाद वो शुआई उन्हें ड्रैगन पैलेस ले गया। थोड़ी देर बाद यहाँ पे 8 लेयर में यहाँ पे सीन शिफ्ट हुआ और फेंगयुआन का सीन दिखाया गया। फेंगयुआन भाई उसकी मेन बॉडी को मैसेज मिलता है फेंगयुआन की ओरिजिनल बॉडी को। फेंगयुआन सोच में कहता है, गू ट्राइब मैरिज अलायंस बहुत बढ़िया, चलो यहाँ पे तो काम हो गया था। ये पॉलिटिकल मैरिज था, ट्रस्ट बिल्ड करना, फ्यूचर चिल्ड्रन डीपेंड रहेगा उसका, टाई अलायंस बढ़िया रहेगी। फेंगयुआन आगे सोच में कहता है, टाइम आने पर इन चिल्ड्रन को, मतलब इन चिल्ड्रन के थ्रू ही गू ट्राइब क्वाइटली एब्जॉर्ब कर जाऊंगा। गू ट्राइब सोच रहा था कि वो शुआई से अटैच हो रहे हैं पर सब फेंगयुआन के प्लान के अंदर आ रहे थे। वही बात थी कि भाई गू ट्राइब यहाँ पे क्या होगा, अपने जो वुशवाई है ये बच्चे पैदा करेगा, फिर वही बच्चों को लीडर बना देगा और लीडर बन जाएंगे तो इनडायरेक्टली फेंगयॉन के अंडर आ गए सारे के सारे। डायरेक्ट वॉर ही मेथड नहीं था। यहाँ पे पॉलिटिकल चीज़ें भी होती हैं भाई, पॉलिटिक्स से भाई चीज़ें खाई जा सकती है। प्रॉफिटेबल बहुत गंदा वाला हो जाते हो भाई तुम, बहुत खतरनाक वाला। टाइम ज़्यादा लगेगा पर भाई फाउंडेशन सेफ रहेगी, बेनिफिट भी बड़ा खतरनाक मिलेगा, लेकिन बस टाइम कंज्यूमिंग होता है ये। फेंगयॉन आगे सोच में कहता है, गू ट्राइब इनहेरिटेंस टॉप टियर है, फूड पाथ इनहेरिटेंस स्पेशली वैल्यूबल रहती है। उसके पास ऑलरेडी ओरिजिनल ऑथेंटिक फूड पाथ इनहेरिटेंस भी थी।
स्पेक्ट्रल सोल की बात कर रहा होगा। स्पेक्ट्रल सोल के पास बीस्ट मैन वाली इनहेरिटेंस नहीं थी, याद होगा तुम्हें, वही वाली की बात कर रहा होगा। आगे देखते हैं। गू ट्राइब की इनहेरिटेंस कई जनरेशंस की मॉडिफिकेशन से बनी थी। काफ़ी क्रिएटिव मेथड थे इसके अंदर। जैसे चिकन डिनर फूड पाथ से लक पाथ जैसा इफेक्ट देता था। यानी अगर मान लो चिकन डिनर कर लो तुम, तो तुम्हें फूड पाथ की तो चीज़ें मिल ही जाएंगी, लेकिन तुम्हारा लक भी बढ़िया हो जाएगा। सिर्फ एक नज़र में ही फेंगयुआन को काफ़ी इंस्पिरेशन मिला था। उसने तुरंत ही अपने टाइम पाथ क्लोन को ऑर्डर दिया कि इस डायरेक्शन में डिडक्शन स्टार्ट करो। फेंगयुआन का मेन बॉडी भी अभी वॉइड के अंदर जायंट ग्रे फिश पर बैठा हुआ था और एक तरीके से इधर से उधर घूमे जा रहा था जायंट ग्रे फिश के ऊपर, वही जो लिटिल फ्लावर थे उसके ऊपर बैठ के। जायंट ग्रे फिश का ऑरा बदल चुका था। फेंगयुआन के रिपीटेड अलाइनमेंट की वजह से, मतलब इलाइटमेंट होता है ना, इलाइटमेंट की वजह से उसका बॉटल नेक ब्रेक हो गया था। अब इसे इलाइटमेंट मिलने वाली है, लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया। फेंगयुआन चाहता था कि इस फिश का यूज़ करके येलो अर्थ दाओ फील्ड में रिस्पॉन्स हो, वहां से ट्रिगर हो जाए, और लेकिन हुआ ही नहीं। कई दिन बीत गए, कोई ट्रेस ही नहीं मिला। फेंगयुआन आगे सोच में कहता है टाइमिंग और एफिनिटी बस एक्सक्यूज है। येलो अर्थ दाउ फील्ड खुद एक्ट करता है, या कोई विल मेरी स्कीम समझ गया तभी ऐसा होने नहीं दे रहा। यानी वैसे तो दाउ फील्ड को खुद एक्ट करना चाहिए था, आ जाना चाहिए था, लेकिन शायद यहाँ पे कोई विल भी तो हो सकती है जो समझ गई हो मेरी स्कीम को, मेरी चालों को। कुछ और टाइम एक्सप्लोर करता हूँ, देखता हूँ क्या होगा। कुछ दिन बाद फेंगयुआन ने एक हल्की सी स्माइल दी और कहा, कहा जा रहा है। स्टंट पाथ जाइंट हेड निकला और एक मोटा राइनो पकड़ लिया। राइनो कहता है स्पेयर मी सेज, मुझे छोड़ दीजिए। राइनो चिल्लाने लग गया भाई। फेंगयुआन ने तुरंत ही उसकी सोल निकालकर सर्च करी। पता चला कि ये रेकलेस सेवेज दावफील्ड से था। रैंक 7 था ये भी। बॉटल नेक ब्रेक करने पर बाहर निकला था। बैड लक ये था कि फेंगयुआन से मिल गया। फिश सब देखकर कांप सा गया था कि भाई ये एक और फिश को इसने मतलब पकड़ रखा है। फेंगयुआन ने एक और लिटिल फ्लावर को भी तो पकड़ रखा था, ग्रे फिश को, और यहाँ पे राइनो भी आ गया। अब दो दो हो गए फेंगयुआन के पास। फेंगयुआन हंसा और कहा, मुझे मिलना तुम्हारी किस्मत है भाई, इलाइटमेंट देता हूँ मैं तुम्हें। सोल वापस डाली। राइनो तुरंत ही एकदम से झुकनों कह रहा, सॉरी, घुटनों पर आ गया। कुछ दिन और ज्यादा बीत गए। फेंगयुआन कहता है अब जाओ, अच्छा से कल्टीवेट कर लेना, बहुत बढ़िया तरीके से कल्टीवेट करना। जाइंट फिश प्लस राइनो यहाँ पे गुड बाय सेज बोल के चले गए। फेंगयुआन कहता है जल्दी वापस आना, मैं फिर से मिलूंगा। दोनों डर से कांप गए। फेंगयुआन गायब होने के बाद मतलब एक तरीके से चला ही गया, ये लोग भी चले गए। अब देखते हैं, सीन यहाँ पे शिफ्ट हुआ। क्रेज डिमन केव के अंदर ही था, लेकिन 7th लेयर के अंदर देखते हैं। सीक्रेट स्कीमर भाई, उसका सफेद चेहरा हो चुका था, वो आगे बढ़ रहा था, वो अपनी लिमिट पर आ चुका था। सीक्रेट स्कीमर कहता है यार अब रेस्ट करते हैं। वो रॉक स्टैचू बनकर बैठ गया। नॉट इमोर्टल पांगशान पीछे से रेस्ट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सीक्रेट स्कीमर खड़ा हुआ। नॉट इमोर्टल ने कहा लीडर वापस चलते हैं यार। पांगशान भी कहता है डोमिनिक साउंड भाई, कुछ नहीं पता, उसका कभी भी आ सकती है। नॉट इमोर्टल ने कहा फेंगयुआन का केस याद है ना, कुछ भी हो सकता है। सीक्रेट स्कीमर क्या करे, सीक्रेट स्कीमर इनका लीडर था, तो अब उसको तय करना है कि पीछे हटना है कि नहीं। सीक्रेट स्कीमर कहता है ठीक है चलो चलते हैं। जैसे ही मुड़ने लगा अचानक से रुक गया। लॉर्ड इमोर्टल ने कहा लीडर क्या हुआ, तो पांगशन कहता है फेंगयुआन। फेंगयुआन उनकी तरफ आराम से चलता हुआ आ रहा था। फेंगयुआन कहता है हाँ मैं हूँ। नॉट इमोर्टल ने कहा ग्रेट, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। सीक्रेट स्कीमर ने कहा हमने तुम्हें देखा क्यों नहीं अभी तक, और तुम हमें दिख नहीं रहे थे लेकिन अचानक से दिखने लग गए। फेंगयुआन ने कहा मैं 8 लेयर में गया था, वहां एक वेनरेबल का रिमाइंडर मिला मुझे। तीनों एकदम से हिल गए। नॉट इमोर्टल ने कहा क्या 8 लेयर में, 8वीं लेयर के अंदर जो चला गया। पांगशान ने कहा वेनरेबल रिमाइंडर, ये क्या बता रहे हो तुम। फेंगयुआन एकदम सीरियस फेस के साथ कहता है डिटेल बाद में, शॉर्ट में बस इतना ही बोलूंगा कि इंटरनल लाइफ चाहिए तो फेड गू डिस्ट्रॉय करना होगा। लो भाई ने भी चोमू बना दिया। वैसे इस बात तो उसने सही कही है यार, इंटरनल लाइफ चाहिए तो भाई डिस्ट्रॉय तो करना पड़ेगा। लेकिन भाई अब ये भी इनडायरेक्टली इसका साथ दे देंगे फेट को डिस्ट्रॉय करने की वॉर के अंदर फेट वॉर में। इसी के साथ यहाँ पे सीन दोबारा से शिफ्ट होता है। सीन दिखाया जाता है फेंगयुआन का, लेकिन कहीं और पर ही। फेंगयुआन फिर मैरिड एयर फ्लाइंग वॉरशिप के डेक पर सीधा खड़ा था। हाथ पीछे थे, बिल्कुल बिना हाइड किए हुए एकदम सीधा सामने खड़ा था। वॉरशिप एकदम भाई तेज स्पीड से आगे स्काई को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। लाइट येलो क्लाउड की तरफ जा रहा था। लाइट येलो क्लाउड से एक औरत चीखी। यहाँ पे इमोर्टल कोक्यूबाइन क्वीन लान थी। वो कहती है फेंगयुआन तुम वापस आने की हिम्मत कर दी तुमने यहाँ पे। वो नॉर्मल क्लाउड नहीं था, एक इमोर्टल फॉर्मेशन था। फॉर्मेशन के अंदर ड्रीम रेलम कवर था, उसमें म्यूटेशन इमॉर्टल गो और डांसर होंगयुन फंसे हुए थे। फॉर्मेशन को क्विंग लान मेंटेन कर रही थी। रैंक 7,000 ट्रांसफॉर्मेशन इंसेक्टर की कोक्यूबाइन थी। पहले फेंगयुआन ने वेस्टर्न डिजर्ट में डांसर होंगयुन को ट्रिक किया था, अलायंस का ड्रामा करके जन युआनजी का फॉर्मेशन इनहेरिटेंस लिया था। फिर पूरे ड्रीम रियलिटी स्नीकर बॉडी को ब्लास्ट करके होंगयुन और 1000 ट्रांसफॉर्मेशन इंसेक्टर की विल को ड्रीम रेलम में ट्रैप कर दिया था। लेकिन फेंग जीजे आ गया था, फेंगयुआन को रिट्रीट करना पड़ गया था। बाद में 1000 ट्रांसफॉर्मेशन इंसेक्टर ने नाइट
टेम्पेस्ट और क्विंगलान को भेजा। उन्होंने ड्रीम रेलम को इमॉर्टल फॉर्मेशन से सील कर दिया। थाउजेंड ट्रांसफॉर्मेशन एंसेस्टर को होंग यून से ज़्यादा कंसर्न माउंटेन इमॉर्टल गू का था। रैंक 8 कोर गू था ना, उसके बिना उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल गिर जाती थी। अब फेंगयुआन खुद अटैक करने आया था। क्विंगलान और ज़्यादा गुस्सा तो देखो दिखाई रही थी, नेचुरल भी था गुस्सा दिखाना क्विंगलान का। लेकिन क्विंगलान ने अटैक नहीं करा, सिर्फ डिफेंस कर रही थी। क्विंगलान सोच में कहती है, फेंगयुआन रैंक 7 होके भी रैंक 8 से लड़ता है। मैरिड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप भी उसके पास है। मुझे टाइम बाय करना होगा जब तक हस्बैंड नहीं आते। उसने अर्जेंट हेल्प मैसेज भेजा। फुल पावर से फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी। बूम बूम आवाज आई। फेंगयुआन के अटैक्स बहुत खतरनाक तरीके से बरस रहे थे। सिल्वर फ्लाइंग स्वॉर्ड्स वाटरफॉल जैसे गिर रहे थे। क्विंगलान एकदम भाई दांत कसकर डिफेंड कर रही थी। येलो क्लाउड टूट रहा था, पर धीरे धीरे टूट रहा था, यानी फॉर्मेशन टूट रही थी। यहाँ पे मैरिड एयर फ्लाइंग वॉरशिप के 4 मेन किलर मूव सब रैंक 8 वाले थे, जिसका एक का नाम था टेरिटोरियल चार्ज, दूसरा का नाम था डे ब्रेक स्वॉर्ड, तीसरे का नाम था डे ब्रेक टॉरेंट और चौथे का नाम था मैरिड एयर हंटिंग। यहाँ पे येलो क्राउड फॉर्मेशन फॉर्मेशन जो थी वो रैंक 8 थी, इसलिए टिक रही थी जैसे तैसे। क्विंगलान सोच में कहती है, अच्छा वो फॉर्मेशन अपग्रेड किया, रैंक 7 होते तो तुरंत ही टूट जाता। वॉरशिप सच में डेंजरस है। तब टेलीपोर्ट लाइट चमकी और कई फीमेल गू इमॉर्टल यहाँ पे आ गई। फ्रंट में नाइट टेम्पटेस्ट 1000 ट्रांसफॉर्मेशन एंसेस्टर की टॉप कॉन्क्यूबाइन थी। क्विंगलान कहती है, हस्बैंड कहाँ है, अभी तक वो नहीं आए। नाइट टेम्पटेस्ट कहती है, अभी वो मूव नहीं करेगा, सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है, ऑर्डर है कि यहाँ डिफेंड करो। क्विंगलान कहती है, सिर्फ हमसे ज़्यादा देर तक इसे होल्ड नहीं कर पाएंगे, यानी सिर्फ हम ज़्यादा लोग यहाँ पे तो है नहीं, हम ही हैं, कैसे होल्ड कर पाएंगे। एक कोक्यूबाइन बोलती है, फीमेल इमॉर्टल थी, कहती है, रैंक 8 फॉर्मेशन है भाई, डर किस बात का हो रहा है। लेकिन बूम आवाज आई। हाफ येलो क्लाउड एकदम से टूट गया और सबके चेहरे एकदम सफ़ेद पड़ गए, क्योंकि भाई फॉर्मेशन का आधा हिस्सा तो फेंगयुआन ने उड़ा दिया था। नाइट टेम्पेस्ट कहती है, एक मिनट यार, रेनफोर्स फॉर्मेशन करो, अभी अभी इसी वक्त फॉर्मेशन को ठीक करो। सब मिलकर फुल स्ट्रेंथ के साथ डिफेंस करने लग गए। फेंगयुआन डेक पर शांत खड़ा था, आंखें तेज चमक रही थी। मैरिड एयर फ्लाइंग वॉरशिप से पहले रिवर ऑफ टाइम में रैंक 8 एक्सपर्ट को उसने मारा था, क्विंग ये ली हुआंग जैसे एक्सपर्ट को। वहाँ इन्वायरमेंट बूस्ट भी मिला था, एनिमीज सप्रेस फील कर रहे थे, इसलिए उस टाइम पे मार पाया था। लेकिन पावरफुल भी था इसलिए भी। वहाँ वेस्टर्न डिजर्ट स्काई, मतलब वहाँ का और यहाँ का वेस्टर्न डिजर्ट स्काई बैटल था, दोनों में डिफरेंस था। कोई इन्वायरमेंट का बोनस इस बार फेंगयुआन को नहीं मिला था, इसलिए किलर मूव सिर्फ नॉर्मल पावर पर चल रहे थे। मैरिड एयर फ्लाइंग वॉरशिप फुल पावर से अटैक कर रही थी, फिर भी येलो क्लाउड टूट नहीं रहा था, फॉर्मेशन टूट नहीं रही थी। फेंगयुआन सोच में कहता है, ये सिंपल फॉर्मेशन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गू फॉर्मेशन प्लस ट्रांसपोर्टेबिलिटी है, रेकलेस सेवेज ट्रू इनहेरिटेंस का पार्ट लगता है। ये गेस सही भी था, ये मैरिडली अडेप्टेशन फॉर्मेशन था, जेन्युइनली रैंक 8 वाली असली फॉर्मेशन थी, लेजिट। रैंक 8 इमॉर्टल गो हाउस वर्सेस रैंक 8 फॉर्मेशन, दोनों बराबर ही मान लो, लेकिन कंट्रोलर कंपेयर करे तो फेंगयुआन क्लियरली बेटर था। यहाँ पे फॉर्मेशन के अंदर कॉन्क्यूबाइन टूट रही थी। फीमेल इमॉर्टल कहती है, हेल्प, होल्ड नहीं कर पा रहे यार, होल्ड नहीं कर पा रहे। दूसरी यहाँ पे कॉन्क्यूबाइन थी, वो कहती है, फेंगयुआन यार बहुत रूथलेस और फियर्स है। यहाँ पे नाइट टेम्पेस्ट भी थी, जो फर्स्ट कॉन्क्यूबाइन थी, वो कहती है, होल्ड ऑन करो, जैसे तैसे होल्ड करो बस। सबका फुट होल्ड फास्ट स्लिप हो रहा था, नाइट टेम्पेस्ट से खून थूक रही थी। क्विंगलान समझ नहीं पा रही थी क्या करें, अकेली थी तब होल्ड कर पा रही थी, लेकिन अब सपोर्ट के साथ भी यहाँ पे फेल हो रही है। रैंक 6 इमॉर्टल भाई हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए थे। रीजन सिंपल था, फेंगयुआन का अटेंडमेंट लेवल। टाइम पाथ क्वासी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर, फॉर्मेशन पाथ ग्रैंड मास्टर, विजडम पाथ ग्रैंड मास्टर, विजडम लाइट प्लस डिडक्शन मेथड, ऊपर से ये भी खतरनाक चीजें हैं। और हर डे ब्रेक स्वॉर्ड स्ट्राइक एक तरीके से प्रोब भी था और कैलकुलेशन भी था, उसे फॉर्मेशन स्टडी नहीं करना पड़ा, सीधा तोड़ना ही था, तो काम इजी था। फेंगयुआन एकदम कोल्ड हंसी के साथ कहता है, 1000 ट्रांसफॉर्मेशन एंसेस्टर अभी तक बाहर नहीं आया, कोकीबाइन से रोकेगा क्या मुझे तू है, आ जल्दी से। येलो क्लाउड क्रिटिकल लेवल पर आ चुका था, एकदम हारने वाले लेवल पर। नाइट टेम्पेस्ट चिल्लाए और कहा, फाइनल मेथड अभी यूज करो। गोल्डन लाइट पूरी एकदम हर जगह फैल गई, बचा हुआ क्लाउड छोटा सा हो गया और रॉक सैल्यूट हो गया। सिल्वर स्वॉर्ड्स अब यहाँ पे सारी ब्लॉक होने लग गए, क्योंकि जो फॉर्मेशन थी एकदम भाई कंडेंस होकर एक छोटा सा गोला बन गई और उसी के अंदर सब लोग थे। फेंगयुआन सोच में कहता है, एज एक्सपेक्टेड, ट्रम्प कार्ड जल्दी यूज कर दिया, वीक हो तुम लोग। फेंगयुआन ने डे ब्रेक स्वॉर्ड रोक दिया। फेंगयुआन कहता है, रैम इट। वॉरशिप सीधा भाई गोल्डन क्लाउड से एकदम सीधा भाई घुसा के टकरा दी। बूम आवाज आई, पहला हिट हुआ। जितने मतलब 7 ऑरिफिस थे ना, जहां से भी छेद होता है, सब जगह से खून निकलने लग गया, जो भी अंदर थे उस गोले या फॉर्मेशन के कंडेंस गोले के अंदर। दूसरी बार हिट करा, दूसरी बार हिट हुआ, फॉर्मेशन लूज हो गई, सब एकदम से गिर गए। तीसरी बार हिट करा, वॉरशिप सीधा अंदर ही घुस गई, आगे वाला पॉइंट सीधा अंदर ही घुस गया और कई कॉन्क्यूबाइन्स यहाँ पे बेहोश हो गई। फॉर्मेशन अब कोलैप्स पे एकदम एज पे था, एकदम कोलैप्स होने वाला था। और एक सबऑर्डिनेट यहाँ पे कहती है, इमॉर्टल कहती है, मास्टर इन्हें होस्टेज बना लेते हैं।
तो सबऑर्डिनेट कहती है मीन्स फेंगयुआन की साइड वाली थी। तो फेंगयुआन कहता है नहीं। जैसे ही फाइनल स्ट्राइक आने वाली थी, एक फीमेल इमॉर्टल खड़ी हुई और एकदम भाई शेप बदल गई। थाउज़ेंड ट्रांसफॉर्मेशन एंसेस्टर कहता है फेंगयुआन हद कर दी अब तुमने। अच्छा, तो अब पता चला कि यहाँ पे थाउज़ेंड ट्रांसफॉर्मेशन एंसेस्टर पहले से आया हुआ था। नाइट टेम्पेस्ट और क्विंगलान कहती है हस्बैंड वो पहले से डिस्गाइज में था, ट्रैप सेट कर रहा था, पर फेंगयुआन भाई शिप से निकला ही नहीं, तो ओपनिंग ही नहीं मिली तो ट्रैप कहाँ लगाता। वॉरशिप जाइंट स्वॉर्ड की तरह उस पर चार्ज कर रही थी। एंसेस्टर ने डॉज नहीं करा, लेफ्ट आर्म उठाया, आर्म इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म हो गया, एकदम ब्रिजर्क एप जैसा आर्म बन गया, यानी एकदम खतरनाक भाई। वो नहीं होता क्या कहते हैं, अरे यार चिंपैंजी वाला, अरे वो जो बहुत बड़ा गोरिल्ला होता है वैसे टाइप का हाथ बन गया। पर्पल गोल्ड ड्रैगन स्केल भी उसके हाथ पर आ गए और कोलाइजन हुआ। एकदम भाई खतरनाक ऑरा दिखाया भाई ने अपने एंसेस्टर ने, और एक हाथ से ही रोकने की कोशिश करी। और एंसेस्टर एक स्टेप पीछे तो हुआ, लेकिन जो पूरा वॉरशिप था एकदम भाई पकड़ लिया और एकदम धक्का दे दिया वॉरशिप को हाथ से। फेंगियोन अंदर से सोचता है सो स्ट्रांग भाई, सो स्ट्रांग। पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन प्लस ड्यूअल ट्रेड्स का कॉम्बो था। फोर्स डाइवर्ट टेक्निक भी उसने यूज करी है अपने एंसेस्टर ने। सिर्फ एक एक्सचेंज में ही काफी इन्फॉर्मेशन फेंगियोन को मिल गई थी। फेंगियोन फिर से चार्ज करता है और फेंगियोन कहता है अब निकला, अब निकला, अब देखते हैं, मरने के लिए रेडी हो जा, अब निकालता हूँ। थाउजेंड ट्रांसफॉर्मेशन एंसेस्टर गुस्सा हो गया, उसने कहा रैंक 7 होके गू हाउस पर डिपेंड करेगा और मुझसे लड़ने आएगा, शर्म नहीं आती तुझे। यहाँ पे फेंगयुआन कहता है हेवली कोड के रैंक 8 मरे थे मेरी शिप से, तू भी मरेगा यहीं पर। एंसेस्टर एकदम से भड़क गया। एंसेस्टर कहता है बेवकूफ, समझ नहीं आ रहा तुझे, तू हेवली कोड की स्कीम में फंस चुका है। वो लोग शायद अभी तक देख रहे होंगे ये सब कुछ। थाउजेंड ट्रांसफॉर्मेशन एंसेस्टर गुस्से में एकदम भाई उबल रहा था। उसे फेंगयुआन पर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि फेंगयुआन बिग पिक्चर नहीं समझ पा रहा था। फेंगयुआन हंस पड़ा और फेंगयुआन कहता है हेवेली कोट आएगी तो मार दूंगा, तो भी एक आया तो मरेगा, दो आए तो दो भी मरेंगे। एंसेस्टर शॉक हो गया। उसने कहा इतना एरोगेंट हो गया है तू, या इसके पास कोई हिडन ट्रम्प कार्ड तो नहीं है। पहले थाउजेंड ट्रांसफॉर्मेशन एंसेस्टर ने एक मैरिड ट्रिबुलेशन भाई बेयरली सर्वाइव करी थी, जैसे तैसे सर्वाइव करी थी, तब वो सीक्रेटली रिकवर कर रहा था। उसी टाइम फेरी कुइबो को फेंगयुआन ने मार दिया था। एंसेस्टर ने सेंस करा था पर खुद वीक था, तो सिर्फ डांसर होंगयुन को भेजा था चेक करने के लिए। अपनी वीकनेस हाइड करने के लिए उसने रैंक 8 इमॉर्टल गू म्यूटेशन भी होंगयुन को दे दिया था। बाद में फेंगयुआन ने स्कीम करके होंगयुन को ड्रीम रेलम में ट्रैप कर दिया। एंसेस्टर हेवली कोर्ट से मैसेज मिला, तब पता चला कि असली करपेट फेंगयुआन था। मजबूरी में उसने नाइट टेम्ट्रेस, हाँ इसका ही नाम है, नाइट टेम्ट्रेस को क्विंगलान को भेजा ड्रीम रेलम के अराउंड फॉर्मेशन बनाने के लिए। इसी मूव से हेवली कोर्ट को उसकी वीक स्टेट का हिंट मिल गया। फेरी जीवी ने तुरंत ही प्लान बनाया, 5 रीजन केओटिक वॉर से पहले इसको ही एलिमिनेट करना है। हेवली कोर्ट सीक्रेटली लोग भेजने लगा। एंसेस्टर भी स्मार्ट था, उसने भी एबनॉर्मल एक्टिविटी फील कर ली थी इस चीज़ों के बारे में, तो दोनों साइड सीक्रेट स्कीम चल रही थी एक दूसरे के खिलाफ। और जीवी ने रिक्रूट करने की कोशिश की थी कि एंसेस्टर हमारी साइड आ जाए, जैसे जैसे उन्होंने ओल्ड एंसेस्टर शुहू को किया था वैसे इसके साथ भी करा अपने एंसेस्टर के साथ। बट डिफरेंस ये था कि जो ओल्ड एंसेस्टर शो था नॉर्थर्न प्लेन्स वाला, वो हेवनली कोड की हेल्प इसने ली थी तो थोड़ा बहुत हुआ था। लेकिन ये जो थाउजेंड ट्रांसफॉर्मेशन एंसेस्टर है, ये बंदा रिच है, इसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं थी। इसके पास रेकलेस सेवेज की इनहेरिटेंस है प्लस डेजर्ट का कंट्रोल था, इसलिए ये बंदा इतनी जल्दी कंट्रोल में ना आने वाला। एंसेस्टर ने सीधा मना कर दिया और कहा सोचूंगा इस बारे में। दोनों साइड ओपन वॉर में तो नहीं गए थे। तभी फेंगयुआन आ गया फॉर्मेशन पे सीधा अटैक करने और सिचुएशन डेडलॉक में आ गई। अभी एंसेस्टर और हेवनली कोड के बीच थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मतभेद चल ही रहा था, उस टाइम पे फेंगयुआन अटैक कर दिया। अब भाई हेवनली कोड अटैक करने आएगा एंसेस्टर के ऊपर, लेकिन वह फेंगयुआन को भी लपेटने की कोशिश करेगा कि लपेट दो इसको भी। ये फाइट एक बॉम्ब की तरह थी और फेंगयुआन बस एक स्पार्क था। बैलेंस ब्रेक हुआ तो एंसेस्टर को मजबूरन बाहर आना पड़ा और कार्ड्स एक्सपोज हो जाएंगे। हेवनली कोड श्योरली अटैक करेगा, फेंगयुआन पे तो अटैक होगा ही होगा, एंसेस्टर पे भी अटैक हो जाएगा। तभी यहाँ पे बूम बूम आवाज आई। वॉरशिप वर्सेस एंसेस्टर की लॉन्ग फाइट चली, कोई किसी को भी फिनिश नहीं कर पा रहा था। एंसेस्टर ने सोचा ये नॉइस हवेली कोड को जरूर अट्रैक्ट करेगी। एंसेस्टर जोर से चिल्लाते हुए कहता है फेंगयुआन कुइबो वीक थी, बैटलफील्ड में मर गई, बस बात खत्म हो गई, दुश्मनी थोड़ी ना है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, असली दुश्मन हेवली कोट है। वो अपना गुस्सा दबाकर समझा रहा था फेंगयुआन को। फेंगयुआन तो भाई पागलों जैसा हंस रहा था। फेंगयुआन कहता है रैंक हिट होके इतना डरपोक हो क्या तुम, इतना डर रहे हो, मुझसे शांति मांग रहे हो, शांति पीस एग्रीमेंट चाहते हो क्या? मैं ना हेवनली कोर्ट से डरता हूँ ना मैं तुझसे डरता हूँ, और तुम मर जा चुपचाप। एंसेस्टर का भाई खून खौल गया सब सुनने के बाद।
फेंगयुआन ने फिर से डे ब्रेक स्वॉर्ड एक्टिवेट करा। स्वॉर्ड लाइट वाटरफॉल की तरह गिर रही थी, फिर करीबन 10 ग्रुप में स्प्लिट हो गई। एंसेस्टर को बाईपास करके फॉर्मेशन पे अटैक हो गया। एंसेस्टर ने कहा कितना चालाक है ये, पहले मुझ पे अटैक कर रहा था, फिर ऐसा दिखाया कि मेरे पे ब्लास्ट अटैक होगा, लेकिन वो अटैक पीछे चला गया मेरे फॉर्मेशन को तोड़ने। फॉर्मेशन के अंदर कोकीबाइंस थी, वो मर जाती, इसलिए एंसेस्टर तुरंत ही मूव हुआ कि उन्हें बचा ले। उसने एक डीप एंड इनहेल लिया, एक बहुत लंबी सांस ली और एकदम बहुत बड़ा जाइंट बन गया। सांस सांस लेके एक जाइंट बन गया। बैक उसकी जाइंट टॉर्टोइस शेल वाली थी। 5 से 6 स्वॉर्ड उसकी जाइंट स्वॉर्ड, जो स्वॉर्ड थी ना बड़ी वाली स्वॉर्ड, उसकी ना टॉर्टोइस के शेल थी उसके ऊपर लगी और ब्लॉक हो गई। यहाँ से जो भी आ रही थी 5 से 6 स्वॉर्ड का ग्रुप ब्लॉक हो गया। जो उसकी नेक थी एक लंबी स्नेक ट्रांसफॉर्म में हो गई, और जो उसका हेड था वो बीस्ट माउथ और बाकी के स्वॉर्ड को निगल गया। और इसी तरीके से उसने जैसे तैसे जो कोकीबाइंस थी उनको ब्लॉक कर लिया, उनके पास स्वॉर्ड लगने से ब्लॉक कर लिया। फेंगियो तुरंत ही पहचान गया और फेंगियोन ने कहा जॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन और भवंडर वाली टॉर्टोइस शेल वाली ट्रांसफॉर्मेशन और डिवाइन स्नेक वाली ट्रांसफॉर्मेशन नेक वाली और टॉर्टोइस ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सही है। एंसेस्टर ट्रांसफॉर्मेशन को मिक्स करके परफेक्टली फॉर्मेशन शील्ड कर रहा था। देखो, जो अपना रेकलेस सैवेज डीमन वल्नरेबल था ना, उसके पास भाई ये वाली एबिलिटी थी कि वो अपने हर एक पार्ट को अलग-अलग ट्रांसफॉर्मेशन पाथ के दांव का यूज़ करके अलग-अलग बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता था, अलग-अलग पार्ट को रख सकता था। एकदम वैसा नहीं है बेन 10 के अंदर जो केविन 11 नहीं था, जो वो कर लेता था भाई क्या कहते हैं, बेन 10 की वॉच को एब्ज़ॉर्ब करता था, उसके एलियन बीस्ट को एब्ज़ॉर्ब करता था, तो वो खुद 5 से 6 एलियन में बदल जाता था मिक्स होके। सेम ऐसा काम ये कर रहा था। तो वैसे टाइप का था। एंसेस्टर ट्रांसफॉर्मेशन को मिक्स करके परफेक्टली फॉर्मेशन को सील्ड कर रहा था। फेंगयुआन तुरंत ही समझ गया, सिर्फ मैरिड एयर फ्लाइंग वॉरशिप से वो 1000 ट्रांसफॉर्मेशन एंसेस्टर की डिफेंस को तोड़ नहीं सकता था, और क्लोज कॉम्बैट भी अवॉइड करना होगा, क्योंकि एंसेस्टर के पास ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं जो वॉरशिप के काउंटर कर सकते हैं, वॉरशिप को काउंटर कर लें। वॉरशिप का सीधा चार्ज करना वही चीज़ थी जो एंसेस्टर देखना चाहता था, क्योंकि भाई एंसेस्टर रोक सकता है इस चीज़ को। फेंगयुआन थोड़ा सा हंस पड़ा और कहा, रेकलेस सेवेज ट्रू इनहेरिटेंस के लायक हो तुम तो सच में। ठीक है, मैं यही रोक देता हूँ। 1000 ट्रांसफॉर्मेशन एंसेस्टर फिर मिलेंगे। उसने तुरंत ही टोरिटोरियल चार्ज एक्टिवेट करा। वॉरशिप के नीचे पानी की लहरों जैसा इफेक्ट हुआ और रिवर ऑफ टाइम का पैंथम इमेज यहाँ पे समन हो गया। वॉरशिप रिवर मोमेंटम लेके एरो की तरह यहाँ से निकल गया। तभी एक खतरनाक सी और आराम से एक नर्म सी आवाज गूंज उठी। आवाज आती है, फेंगयुआन कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? और आवाज खत्म होने से पहले ही लास्ट के जो वर्ड थे कि कहाँ जा रहे हो, उसी वक्त पे 4 डायरेक्शन से फेंगयुआन की वॉरशिप बस यहाँ से बूस्ट होके निकली ही थी। 4 डायरेक्शन से अटैक हुआ। 4 इमॉर्टल गू हाउस चारों डायरेक्शन से आ चुके थे, और भाई 4 रैंक 8 के इमॉर्टल भी आ चुके थे, और ये एम्बुश था। 1000 ट्रांसफॉर्मेशन एंसेस्टर भी हिल गया। उसने कहा हेवेली कोर्ट ने इतनी बड़ी फोर्स छुपा के रखी थी। उसको तुरंत ही समझ आ गया कि मैं यहाँ पे बस टाइम बाय कर रहा था हेवेली कोर्ट के लिए। वो मेरी मतलब मेरा एक तरीके से गार्ड करवा रहे थे, मेरा यूज़ कर रहे थे। फिर यहाँ पे अटैक करवा दिया फेंगयुआन के ऊपर, क्योंकि वो मेरे वेट कर रहे थे, मेरे पे अटैक करवा रहे थे ताकि मैं भी बाहर आ जाऊँ और फॉर्मेशन टूट जाए, मैं बाहर आऊँ, फॉर्मेशन को डिफेंड करूँ और फॉर्मेशन बचाऊँ। वैसे तो फॉर्मेशन टूट ही गई है और फेंगयुआन भी यहाँ पे है, और इसी तरीके से एक तीर से 2 निशान करवा देगी अपनी हेवेनली कोर्ट और दोनों को निपटा देगी। फिर उसने ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाया। एंसेस्टर ने कहा, फेंगयुआन देखा देखा मैं चिल्ला-चिल्ला के क्या बोला था तेरे से इतनी देर तक। फेंगयुआन सीरियस हो गया। वॉरशिप इधर से उधर भाई डैश कर रही थी, पर सब रूट्स यहाँ पे ब्लॉक थे। वो तुरंत ही मुड़ गया, एंसेस्टर की तरफ आया। फेंगयुआन ने कहा, एंसेस्टर सिचुएशन ऐसी है, कॉर्पोरेट करते हैं। एंसेस्टर गुस्से में कहता है, फेंगयुआन इतनी बेशर्मी भाई कहाँ से लाता है तू, कम दिखाया कर। इतनी देर से मैं तुझ पे चिल्ला रहा था। अब आगे देखते हैं। फेंगयुआन कहता है, तो फिर क्या मुझसे ही लड़ते रहोगे? एंसेस्टर चुप हो गया। मजबूरी में उसने बोलना पड़ा। उसने कहा, बाद में लड़ेंगे, अभी बोझ मत बनो मेरे ऊपर। फेंगयुआन यहाँ पे ताना मारा और कहा, बोझ तो आपका ज्यादा है, इतनी कॉन्क्यूबाइंस आपके पास है। एंसेस्टर का चेहरा एकदम भाई काला सा पड़ गया। उसने कहा, लाइन क्रॉस मत कर फेंगयुआन, नहीं तो तू मुझसे ही लड़ना पड़ जाएगा, तुझे मेरे से ही। दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते थे, पर ऑप्शन भी अभी कुछ नहीं था। हेवेली कोर्ट साइड पहले एंसेस्टर को टारगेट कर रही थी, पर फेंगयुआन यहाँ पे दिख गया तो और ज़्यादा बिगर थ्रेट था। तो भाई वो सब सब कुछ ही लेके यहाँ पे आ गए। प्रिंस फेंगशियान आगे बढ़ा और कहा, पिछली बार भाग गए थे फेंगयुआन, अब कहाँ जाओगे? यहाँ पे शिंगे वांग और वाई फेंग चुप रख के मतलब चुपचाप थे, एकदम सीधा अटैक मोड में ही चले गए। उन्होंने कुछ ज़्यादा बकवास नहीं करी। एक सिडक्टिव वुमेन की हंसी यहाँ पे आई। यहाँ पे वान ज़िहोंग कहती है, तुम फेंगयुआन हो, इतने हैंडसम हो, क्या अफसोस है आज यहाँ पे मर जाओगे। फेंगयुआन पहचान गया और कहा, ये वान ज़िहोंग है, इस लाइफ में जल्दी जाग गई है। प्रिंस फेंगशियान यहाँ पे कहता है, अटैक। 4 गू हाउसेस प्लस 4 रैंकेड किलर मूव एक साथ बरस गए भाई। यहाँ पे फायर, स्टारलाइट, तूफानी खतरनाक हवाएं, वाइल्ड वाइल्ड चली थी खतरनाक वाली वाइंड।
और एक खतरनाक धुंध स्मोक टाइप की फैल गई। सब फेंगियोन के ऊपर टूट पड़े। फेंगियोन चिल्लाया और कहा, आ जाओ। वॉरशिप सीधा चार्ज कर गया। एंसेस्टर हैरान था। एंसेस्टर कहता है, क्रिटिकल मोमेंट में ऐसी खतरनाक नेचर दिखा रहा है ये लौंडा। ये सच में हेवली कोर्ट से टकराने वाला डीमन है। हेवली कोर्ट ने सारे मूव्स फेंगियोन पर लॉक कर दिए थे। लास्ट मोमेंट में फेंगियोन हंसा और कहा, डॉज। वॉरशिप शार्प टर्न लिया, सीधा मैरिड ली अडेप्टेशन फॉर्मेशन के पीछे चला गया। एंसेस्टर एकदम हिल गया कि है ये हरामी मेरी फॉर्मेशन का हेल्प ले रहा है। सारे किलर मूव अब सीधा एंसेस्टर के ऊपर ही गिर पड़े। फॉर्मेशन के पीछे वो छुप गया था। डॉज नहीं कर सकता था क्योंकि अगर वो हट जाता तो फॉर्मेशन टूट सकी थी। तो एंसेस्टर को अपने ट्रांसफॉर्मेशन के यूज करके ही ये सारे मूव रोकने पड़ गए। और बूम बूम आवाज है, एक्सप्लोजन भाई, चेन रिएक्शन हुआ खतरनाक वाला। इसी बीच फेंगियोन ऐसे निकल गया। फेंगियोन ने कहा, एंसेस्टर थैंक्स यार, मैं चलता हूँ यहाँ से। स्मोक यहाँ पे क्लियर हुआ। एंसेस्टर भाई काला सफेद हो चुका था, एकदम जला हुआ कीड़ा लग रहा था। ये सुन के उसने सीधा भाई खून उगल दिया अपने मुंह से और फेंगियोन ऐसे भाग गया। इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।